नमस्कार। आज हम कौची लियोंग का 16वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम उष्णकटिबंधीय मॉनसून और उष्णकटिबंधीय समुद्री इलाकों के बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो ये 11 क्षेत्र करने वाले हैं, उसमें से जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वो हम कर चुके हैं। अब आज जो हम देखेंगे वो है गर्म क्षेत्रों में से एक क्षेत्र, जो कि मॉनसूनी क्षेत्र है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से हवाओं का रुख बदलता है और मॉनसून आता है। तो जब हम मॉनसून की बात करते हैं तो हम भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप की बात करेंगे, और ये हमारी भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है। भारत के तट पे, भारत में क्या होता है कि गर्मी की वजह से यहाँ पर दबाव कम होता जाता है, तो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनता जाता है। क्योंकि गर्मियों में ज़मीन जल्दी गर्म होती है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। जब हवाएं यहाँ से चलेंगी तो वो जावा पर आके टकराएंगी। जावा तक जो हवाएं जाएंगी वो होंगी दक्षिण पूर्वी हवाएं या साउथ ईस्ट मॉनसून। जावा के परे वो हवाएं एक रुख बदल लेंगी हिमालय से टकराने की और ये हवाएं हो जाएंगी साउथ वेस्ट मॉनसून या दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। ये तो हो गया गर्मियों का समय, जो हम समर्स बोलते हैं, तो ये गर्मियों की बात हो गई। अब हम चलते हैं सर्दियों पर। जब सर्दियों का सीज़न आएगा, सर्दी की ऋतु में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और भारतीय प्रायद्वीप पर उच्च दबाव का क्षेत्र बनेगा। क्योंकि उच्च दबाव का क्षेत्र होगा, हवाएं वापस लौटने लगेंगी। तो ये जो हवाएं लौटेंगी ये होंगी उत्तरी पूर्वी हवाएं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं, और ये जावा की तरफ से फिर वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगी और तब ये बनेंगी उत्तरी पश्चिमी हवाएं या नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। तो समझने की बात ये है कि ये हम देखेंगे जो हो रहा है ये शीतकाल में हो रहा है या विंटर्स में हो रहा है। समझने का यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि भारतीय प्रायद्वीप पे जो मॉनसून आता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है या दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण होता है, और जो पुनः वापस जाता है, जिसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं, वो उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण होता है। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब अगर हम देखें तो जैसा कि हमने सुना, जो गर्म हवाएं आती हैं, जो समर्स में आती हैं, जो गर्मियों में आती हैं, वो बारिश लाती हैं। तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो समुद्र से ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो वो समुद्र से बादल लाएगा और भारतीय प्रायद्वीप पे वर्षा होगी, तो यहाँ पर बारिश होगी। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि समर्स में आता है वो बारिश लाता है, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, जो लौट रहा है मॉनसून, वो कोई बारिश नहीं लाएगा। वो बस मद्रास के रीजन में थोड़ी बहुत बारिश लाएगा अक्टूबर और नवंबर में। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमने शुरू में कही थी, ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल मरीन, मतलब उष्णकटिबंधीय मॉनसून और उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र। जो उष्णकटिबंधीय मॉनसून क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? वो है इंडिया, बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, साउथ चाइना और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। जबकि जो समुद्री क्षेत्र हैं वो आएंगे आपके सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस और ईस्ट मेडागास्कर। तो अगर हम इस मैप में देखें, इस ग्लोब में देखें और समझने की कोशिश करें, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हिंदुस्तान है, इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा दबाव का क्षेत्र बनेगा। हवाएं हमेशा ज़्यादा उच्च दाब से कम दाब की ओर, न्यून दाब की ओर जाती हैं, तो यहाँ से हवाएं इस तरफ जाएंगी तो भारत में वर्षा होगी। जबकि सर्दियों में क्या होगा, यही हवाएं वापस लौटेंगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ कम दबाव का क्षेत्र होगा, तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर हवाएं जाएंगी और कहाँ पर बारिश रहेगी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बारिश रहेगी और भारत की तरफ सूखा रहेगा उस समय पे। तो ये है अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है। इसको हम सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये पलटता रहता है।
अब 3 प्रमुख सीजन है। सबसे पहला तो है कोल्ड ड्राई सीजन, जो कि शीतकाल में सूखा हुआ सीजन है, जो अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। इस समय पे जैसा कि हमने देखा हवाएं लौट रही हैं, तो उन हवाओं में बारिश नहीं है, वो बारिश नहीं दे सकती, बादल बरस चुके हैं, वो हवाएं सिर्फ लौट रही हैं, पर मद्रास के निकट वो बारिश लाती हैं। उसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। वो मिड सितंबर के बाद कभी अक्टूबर नवंबर के ड्यूरेशन में बारिश लाता है। जबकि इस कोल्ड ड्राई सीजन में हम देखेंगे कि पंजाब में कभी कभी हम सुनते हैं कि फ्रॉस्ट पड़ गया या पंजाब में कभी कभी बारिश हो गई, तो वो उसका कारण ये मॉनसून नहीं होता, जबकि उसका कारण चक्रवाती हवाएं होती हैं, जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस उस एरिया में होते हैं, उसके कारण वो होता है। सॉरी। हॉट ड्राई सीजन या गर्म शुष्क क्षेत्र जो मार्च से मिड जून तक रहता है, इस टाइम पर जो हवाएं हैं वो सूखी है, पर भारतीय प्रायद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र गहन होता जा रहा है, कम दबाव का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, और जो हवाएं हैं वो सूखी हैं। हवाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं तो वहाँ पर क्या लाएंगी, खूब सारी मिट्टी या डस्ट स्टॉर्म, सूखी हवाएं चलेंगी, तो हम उसको बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म्स। कभी कभी कुछ कुछ डस्ट स्टॉर्म्स के बीच में जून की तरफ थोड़ी थोड़ी छुटपुट वर्षा होती है, जिसको हम बोलते हैं छुटपुट वर्षा या रेन स्टॉर्म्स, वो आते हैं। सबसे प्रमुख होता है जो रेनी सीजन है, जो हमने मॉनसून का सही इफेक्ट देखा, जब यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा तो वर्षा होगी, वो होगा आपका जून से सितंबर में। और सबसे खास बात ये है कि 95% वर्षा इन 4 महीनों में ही हो जाती है। इसलिए ही हम कहते हैं भारत जो है वो मॉनसून पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि मॉनसून पे डिपेंड करती है। तो अगर अच्छा मॉनसून होगा, अच्छी वर्षा होगी, तो अच्छी फसल होगी। तो ये हो गया रेनी सीजन, जो जून से सितंबर में चलता है। अब हिमालय की तरफ जो वर्षा होती है इस टाइम पर, वो पहाड़ियों से टकराने की वजह से भी रहती है, जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। दूसरा जो हमने समझा था, जो उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर जो ईस्ट या पूर्वी हिस्से हैं उनके, उसमें इस तरीके का मौसम पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा मौसम है वहाँ के लोगों के लिए, पर यहाँ पर अलग तरह की एक्टिविटीज़ या प्रक्रियाएं देखी जाती हैं, जिनको चक्रवात कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवाती हवाएं यहाँ पर रहती हैं। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप में इसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। आप अमेरिका की तरफ चले जाइए, वहाँ इसको हरिकेन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ इसको विले विले बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम है, पर प्रमुखतः ये व्यापारिक हवाओं या ट्रेड विंड की वजह से आती हैं। अब इस जो क्षेत्र है, इसमें फसल किस तरह से होती है या जंगल या वनस्पति किस तरह की पाई जाती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जिस समय पे बारिश हो रही है उस समय पे तो बहुत घने वृक्ष होंगे, अच्छे खेत रहेंगे, पर जब सूखा रहेगा तब वहाँ पर बिल्कुल कांटेदार फसल हो जाएगी या छोटे छोटे बिखरे हुए पेड़ दिखाई देंगे। तो जो गर्मियों का मौसम है उसमें हम बोलते हैं कि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट या वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। बारिश के समय पर अच्छे पेड़ और जंगलात दिखाई देते हैं, पर उतने घने नहीं जितने कि भूमध्य प्रदेश में होते हैं या इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं। तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो मॉनसून क्षेत्रों का जो वनस्पति है उसको हम डेसूडियस बोलते हैं। इसका मतलब कि वो बीच बीच में सूखा समय उसमें रहता है और उस सूखे समय पर उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। जबकि हमने देखा था कि भूमध्य प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी एक ऐसा महीना नहीं होता जहाँ पर पेड़ों पे पत्ते ना दिखाई दें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है टिम्बर। ये टिम्बर जो है ये हमें अलग अलग पेड़ों से मिलता है। टीक, साल, अकेशिया, यूकलिप्टस और बैम्बू, ये 5-6 मेन पेड़ हैं जिनसे हमें टिम्बर मिलता है। ये टिम्बर किस में काम आता है, ये लकड़ी किस में काम आती है, फर्नीचर बनाने में, शिप बनाने में, जहाज बनाने में, सबतूर ये लकड़ी काम में आती है। ये लकड़ी बहुत ही ड्यूरेबल होती है या बहुत ही टिकाऊ होती है। ये बीमारियों से लड़ सकती है, इसमें रेजिस्टेंस अच्छी होती है और इसी के लिए ये फर्नीचर और शिप बिल्डिंग में काम में आती है।
अब जो पूरे दुनिया का टीक है उसका 3/4 अकेला बर्मा से आता है। बर्मा से जो टीक आता है वो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यहाँ की लंबरिंग एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं पेड़ कटने की एक्टिविटी, वो बहुत ही अनोखी है। अब अगर हम इसको समझें तो क्या होता है, उत्तरी बर्मा में खूब सारे टीक के पेड़ हैं, जबकि दक्षिणी बर्मा में खूब सारी सॉ मिल्स हैं जो ये लकड़ी के फर्नीचर और शिप बिल्डिंग में मदद करती हैं। पर ये जो टीक के पेड़ हैं, ये एक एक पेड़ पूरा मैच्योर होने में या पूरा बड़ा होने में 100 साल लेता है। तो सरकार ने वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, कानून लगा रखे हैं कि इसको लिमिटेड ही तोड़ सकते हैं या लिमिटेड ही काट सकते हैं। अब ये जो टीक का पेड़ है ये बहुत ही बाहरी होता है जब ये हरा होता है, तो जान करके इसमें विषैले पदार्थ डाले जाते हैं, इसमें पॉइजन डाला जाता है जिससे ये सूख जाए और इसकी लकड़ी हल्की हो जाए। तो जब ये ड्राई और लाइट हो जाता है, इसकी लकड़ी सूख जाती है, हल्की हो जाती है, तो इसको वहाँ की नदियों से बहा दिया जाता है। तो जो नदी दो हैं जिनसे बहाया जाता है वो है चिंदविन और इरावदी। इन दोनों नदियों में ये टीक के पेड़ काट के लकड़ी का लकड़ा पूरा रख दिया जाता है और इनको बहा दिया जाता है। ये बह के साउथ में, दक्षिण में रंगून पर आते हैं। पर आप विश्वास नहीं करेंगे इस पूरे प्रक्रिया में कितना समय लगता है। इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 1.5 साल लग जाता है या 18 महीने लग जाते हैं उत्तरी बर्मा से दक्षिणी बर्मा तक सिर्फ ये लकड़ियाँ पहुँचाने में, और इसको पहुँचाने का दूसरा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जब ये लकड़ियाँ यहाँ पर आती हैं तो यहाँ की सॉ मिल्स में प्रोसेस होती हैं और आगे जाती हैं। तो एक तो ये एक्टिविटी हो गई जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरण खेती, जैसा कि हमने देखा था। इसमें होता ये है कि अलग अलग आपके खेत हैं, तो आपने पहले खेत पे फसल बोई, फिर आप दूसरे खेत पे चले गए अगली फसल बोने के लिए। पुराने ज़माने में कोई तरह के फर्टिलाइज़र, कोई तरह के वो नहीं होते थे, मैन्योर्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से आप एक खेत की जो उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई है उसको वापस ला सको। तो इसी के लिए उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता था। जब 2-3 साल तक वो ज़मीन खाली पड़ी रहेगी तो उसकी उपजाऊ क्षमता स्वतः ही वापस आ जाएगी या अपने आप ही वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से 2-3 साल बाद आप वापस उसी ज़मीन पर आके खेती कर सकते हो। उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं या स्थानांतरण खेती बोलते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके नाम है मलेशिया में लडांग, फिर तुआंग बर्मा में, तमराई थाईलैंड में, कैंगिन फिलीपींस में, हम्मा जावा में, चेना श्रीलंका में और मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में या मध्य अमेरिका में। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। अब हाईलैंड प्लांटेशन क्रॉप जो अंग्रेज़ हमारे ले लाए थे, जो कॉलोनाइजेशन के टाइम आया था, उसमें 2 प्रमुख क्रॉप हैं, एक है कॉफ़ी और एक है चाय या टी जिसको हम बोलते हैं। जो कॉफ़ी है वो सबसे पहले इथोपिया और अरेबिया में पाई गई थी। ब्राज़ील दुनिया की आधी से ज़्यादा कॉफ़ी बनाता है। वो आधी से ज़्यादा कॉफ़ी हमें कहाँ से मिलती है? ब्राज़ील से मिलती है। चाय जो है सबसे पहले चाइना में इसका आविष्कार हुआ था और उसके बाद ये इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और जावा में पाई गई। चाय का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 इंच से ज़्यादा वर्षा अगर हो और पहाड़ी इलाका हो तो चाय पाई जाती है। कॉफ़ी का हमने समझ ही लिया है कि ब्राज़ील में पाई गई है और ब्राज़ील की पहाड़ियों पर पाई जाती है 2000 से 4500 फीट की ऊंचाई होने के इलाकों में। फिर अगला है लोलैंड कैश क्रॉप, जिससे नकदी आ सके उसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं। तो इसमें एक तो है शुगर या गन्ना, दूसरा है आपका कॉटन जो कि कम काम में आता है, जूट ज़्यादा पॉपुलर है। जूट हम देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्रा के रीजन में होता है। इससे जूट के बैग बनते हैं जिसमें गेहूँ, चावल, अनाज आता है। दूसरा है हेम्प। हेम्प मनीला में पाया जाता है, इसको मनीला हेम्प या अबाका भी कहते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस या मसाले पाए जाते हैं और हम देखते हैं कि नील की खेती की गई थी इंडिया में।
अब जो गन्ना है, शुगर केन, शुगर जिससे हमें मिलता है, ये दो तरीके से होता है। या तो ये छोटे छोटे ज़मीनों पे उगाया जाता है, या ये प्लांटेशन क्रॉप जो अंग्रेज़ लाए थे, जो बड़े बड़े बागान बनाए गए थे, उनमें किया जाता है। तो दोनों ही तरीक़ों से हमें शक्कर मिलती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, और अच्छी वर्षा की ज़रूरत होती है। फिर है पैडी या चावल, धान जिसे हम कहते हैं। धान दो तरीके का हो सकता है, गीला या सूखा, वेट पैडी या ड्राई पैडी। अगर वेट है तो हम कहते हैं 60 इंच से ज़्यादा वर्षा हुई है तो हमें वहाँ पर चावल की खेती करी जा सकती है। चावल की खेती इन इलाकों में जब की जाती है तो वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, मतलब बहुत सारे लोगों की उसमें ज़रूरत है। तो इन सभी प्रक्रियाओं में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। जबकि जो दूसरा हमने देखा है वो है सूखा धान। जो सूखा धान होता है उसमें आपका आएगा सारे मोटे अनाज जो पाए जाते हैं, जैसे मकई की फसल, मेज़, फिर है सोरगम। ये सारी चीज़ें आपके ड्राई पैडी में आएंगी या सूखे अनाज में आएंगी। जबकि जो वेट पैडी होगा उसमें अत्यंत बारिश की आवश्यकता होगी और वो सूखी चीज़ों में नहीं पाया जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम खेती की बात करें तो खेती इन इलाकों में संभव है, पर वो वहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन की डेंसिटी या घनत्व भी ज़्यादा है। उसकी वजह से वहाँ पर बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं ज़मीन के, और क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं, मशीनों के द्वारा वहाँ पर खेती करना मुश्किल है, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव या श्रम जिसमें ज़्यादा लगता है उस तरीके की खेती वहाँ पर की जाती है। तो इंडिया में, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में ये हम इस तरीके की खेती पाई जाती है। और जितने भी मानसून के क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे हम और हिंदी की कक्षाएं लें, आप लोगों के सुझाव हमारे तक आते रहें। तो प्लीज़ कृपया अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आगे आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।